हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेठ में। दोस्तों, आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो 2019 बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम 2019 में बायो ग्रुप में केमिस्ट्री के पूछे गए क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो में 10 क्वेश्चन होते हैं, तो ये जो बायो ग्रुप 2019 का क्वेश्चन का जो ये शुरू हुआ है पैटर्न, ये इसकी आपको 5 वीडियो दी जाएगी जिसमें प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स में जो केमिस्ट्री पूछी गई है उसका पहले ही वीडियो दे दिया गया है, चैनल पर अपलोड है। और आप अब बायो के, तो इस तरह से आपको प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या पैटर्न है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, कल कुछ कारणों की वजह से कल वीडियो नहीं जा पाई है, तो उसको माइंड मत करिएगा। और कुछ स्टूडेंट ने इस तरह से भी पूछा कि सर अब वीडियो नहीं आएगी क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वीडियो आपको लगातार दी जाएगी। और मैं पूरी कोशिश करूंगा 99% कि आपको लगभग कम से कम 7-8 साल की प्रीवियस ईयर में जो मैथमेटिक्स और बायो ग्रुप का है, दोनों का आपको एक वो दे दे, वीडियो दे दे, ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सके और एंट्रेंस एग्जाम में सफलता हासिल कर सके। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसकी शुरुआत मैं इस क्वेश्चन से करता हूं। क्वेश्चन है, अमंगेस्ट द फॉलोइंग रॉन्ग एक्सप्रेशन इज, निम्न में से गलत व्यंजक है। अच्छा, ये दिया कौन कौन सा व्यंजक है? फॉर अ रियल गैस, यानी वास्तविक गैस के लिए बायल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम, यानी वास्तविक गैसों के लिए बायल का ताप दिया है, क्रांतिक दाब दिया है, क्रांतिक ताप दिया है और क्रांतिक आयतन दिया हुआ है। तो इन सब में तो सबसे पहले जो है कौन सा गलत है? तो इसमें जो गलत है वो आपका है बायल्स टेम्परेचर। क्यों? अच्छा, मैंने फिजिक्स की जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था आपको, तो उसमें बायल्स लॉ के लिए बताया था कि बायल का जो टेम्परेचर होता है वो TB = A/RB या BR होता है। लेकिन यहां क्या है? B/AR है, बहुत माइनर चेंज किया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बायल्स का टेम्परेचर ये हो गया और बाकी ये तीन के तीनों सही है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम। अब देखिए यहां से आपको फायदा क्या हुआ। इस क्वेश्चन से आपको ये फायदा हुआ कि आपको 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। मान लीजिए बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सप्रेशन ऑफ क्रिटिकल प्रेशर, और 4 ऑप्शन दे दिया। अगर आपको ये याद है कि ये ऐसा ही होता है तो आप उसमें सही ऑप्शन चुन सकते हैं। या किसी क्वेश्चन में क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लिया, किसी के क्वेश्चन में क्रिटिकल वॉल्यूम पूछ लिया, तो आप यहां से काफी हद तक इस चारों जो मैं लिखा हूं, क्या नाम है, ऑप्शन, इस वजह से लिखा हूं ताकि आपको एक साथ 4-4 क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड वाटर विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर गिवन। डेल्टा H दिया हुआ है, डेल्टा H वेपर 40.73 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा S वेपर दिया हुआ है 0.109 किलो जूल पर मोल केल्विन। वह ताप जिस पर द्रव जल जलवाष्प के साथ साम्यावस्था में होगा। अच्छा देखिए भाई, इसके लिए जो हम लोग का फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला है आपका डेल्टा G = डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आप लोग ये फॉर्मूला पहले से जानते हैं, अधिकतर लोग जानते होंगे। अब क्या है, ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। अब यहां पर जब साम्यावस्था की बात होती है, जब साम्यावस्था में है तो डेल्टा G की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी साम्यावस्था एट इक्विलिब्रियम, इंग्लिश वाले भी सुन लें, एट इक्विलिब्रियम G = 0। तो क्या हो जाएगा, यहां से जब G = 0 हो गया तो T
डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच हो गया, यानी टी इक्वल टू हो गया डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा एस। अब डेल्टा एच कितना दिया हुआ है भाई, 40.73 और डेल्टा एस दिया हुआ है 0.109। अब जो यूनिट दिया है उसको बाद में यूज कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पता है कितना आएगा, 373.6 केल्विन के आसपास आएगा। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा वो आपका रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर होगा वो 373.6 केल्विन होगा। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला है साम्यावस्था के लिए, हमेशा याद रखिएगा कि डेल्टा जी 0 होता है। फिर आप यहां इसको देखिएगा और फिर कैलकुलेशन करना है। मान लीजिए कि वैल्यू बदल भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू बदल भी जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये चीजें फॉर्मूला और पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कल कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर प्रीवियस ईयर का आता है? तो भाई आप अक्सर देखते होगे कि क्वेश्चन जो है वो जो पहले कभी 2012, 2013, 2014 में पूछा गया है वो रिपीट कर गया है। और अगर रिपीट नहीं भी किया है तो कम से कम वो आपको पैटर्न पता चल जाता है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर जाए, और नहीं भी रिपीट करेगा तो आप उस तरह के क्वेश्चन अपने नोटबुक में से ढूंढ कर, जो मैं आपको करवाता हूं उस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में होते हैं आप उनको जरूर सॉल्व किया करो, क्योंकि उन्हें सॉल्व करोगे तभी आपका तैयारी अच्छे से होगा। मैं तो पूरी कोशिश करता ही हूं कि आपको तमाम पिछले सालों की वीडियोस दे दूं, और जो है मेरे ऑफलाइन क्लासेस में जो है उसको मैंने पूरा नोट्स वगैरह भी दिया है। लेकिन अब आपके पास मुश्किल से 1 महीने का समय और है, क्योंकि अब जुलाई में लॉकडाउन खुलने की अनुमति दे दी गई। आप जान ही रहे हैं कि स्कूल कॉलेज खुलने की अनुमति है, और कुछ इंटरनल सोर्स से ये भी पता चल रहा है कि आपका जून के लास्ट में या यूं कह सकते हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। हालांकि ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है, अभी पुख्ते तौर पे नहीं है, लेकिन ऐसा आप मान कर चलिए कि 1 महीने भर का समय आपके पास और है। तो पूरी जान लगा दीजिए, एकदम जोर लगा दीजिए कि हमें पढ़ना है। ठीक है? अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा गलत है? 4 ऑप्शन दिए हुए, Kp इक्वल टू Kc P टू द पावर डेल्टा n, डेल्टा G इक्वल टू R टू द पावर ln Kp, ds इक्वल टू dq अपॉन t और Cp इक्वल टू d बाई e अपॉन d बाई t और कांस्टेंट रो पर। ठीक है, तो आप Kp और Kc में रिलेशन जानते हैं और अच्छे से पढ़े भी हैं। Kp और Kc में ये रिलेशन नहीं होता। Kp और Kc में रिलेशन होता है Kp इक्वल टू Kc R टू द पावर डेल्टा n। तो ये वाला जो है वो करेक्ट है। तो भाई अगर वो करेक्ट है तो ये इनकरेक्ट होगा, यानी कि हम लोगों का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि ये गलत है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन इलेक्ट्रोलाइजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 बिटवीन इनर्ट इलेक्ट्रोड द गैसेस इवॉल्व्ड एट द एनोड एंड कैथोड विल बी। तनु H2SO4 के विलयन के निष्क्रिय इलेक्ट्रोडों के मध्य वैद्युत अपघटन से एनोड व कैथोड पर मुक्त होने वाली गैसें हैं। तो देखो भैया, जब हम H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइजिंग कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो वहां 2 तरह के एनायन बनते हैं। एक आपका SO4 डबल निगेटिव बनेगा और आपका एक बनेगा OH निगेटिव। लेकिन OH निगेटिव जो है उसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो ज्यादा है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज पहले होगा। अब देखिए हुआ क्या इसमें, जब सबसे पहले हाइड्रोजन आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया और ये बना लिया H2।
और H2 बनाएगा। और देखो हाइड्रोजन जो है वो एक तरीके से मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये नॉन मेटल्स है, तो ये कहाँ बनेगा, कैथोड पर बनेगा। और देखो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी किया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है, कैथोड से मिल रहा है। तो हम ये कह देंगे कि भैया ये कैथोड पर जो गैस रिलीज होगा वो आपका हाइड्रोजन है। इसके अलावा अब OH का देखिए क्या होता है, 2OH निगेटिव, ठीक है, 2OH निगेटिव, ये कुछ इस तरह से बनाएगा H2O बना लिया, एक इस तरह से बनेगा हाफ O2 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यानी ये एनोड पर बन रहा है। ठीक है भैया, तो इसका मतलब है कि एनोड पर बनेगा ऑक्सीजन और कैथोड पर बनेगा हाइड्रोजन। क्यों? जब H2SO4 को तोड़ेंगे तो दो चीजें बनेंगी, एक तो SO4 डबल निगेटिव, एक OH निगेटिव, लेकिन OH निगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन होके वो बना लेगा आपका O2 गैस, कहां पर, एनोड पर, और हाइड्रोजन जो है उसका आपका रिडक्शन होगा और वो H2 गैस बनाएगा कहां पर, कैथोड पर। ओके, क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। यदि स्थिति व संवेग में समान अनिश्चितता हो तब वेग में अनिश्चितता होगी। तो पहले तो देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहां लगेगा, यानी हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। उसमें क्या कहा जाता था, उसमें ये कहते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू h/4π। ओके, फिर क्या करना है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा की वेग, यानी डेल्टा x और हो गया m डेल्टा v h/4π। अब क्वेश्चन में चलते हैं। उसने कहा कि स्थिति और संवेग में समान अनिश्चितता, मतलब डेल्टा x को भी m डेल्टा v लिख सकते हैं क्योंकि ये संवेग है, और ये दोनों को आप दोनों को चाहते तो डेल्टा p स्क्वायर कर सकते हैं भाई। तो हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, m स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई डेल्टा v स्क्वायर, क्योंकि x जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो मोमेंटम के बराबर है, तो ये इसके बराबर हो सकता है और मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया h/4π। अब यहां से डेल्टा v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1/m स्क्वायर इंटू h/4π। अब स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लिए तो डेल्टा v इक्वल टू, अच्छा ये पूरा जब देखिए ऐसे, ये पूरा जब रूट में जाएगा तो m बाहर निकल जाएगा और 4 से 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, m बाहर निकलेगा और डेल्टा 4 जो रूट 4 है वहां से 2 निकलेगा। इसका मतलब हो गया कि 1/2m और h/π, ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। अब वेग में इतनी अनिश्चितता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the electronegativity difference between atom A and atom B is 1.5, the percentage ionic character of AB bond is approximately। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, तो परसेंटेज आयनिक बॉन्ड ना, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो ये होता है 16 माइनस XB प्लस 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। ये XA माइनस XB क्या है, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है ना, तो यहां से आएगा 16 1.5
3.5, 1.5 का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 24, यहां से आएगा 24, ठीक है। और यहां से क्या आएगा 3.5 और आपका 2.25, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई 2.25 और 3.5, 5 बजे 25, 2, 5 दिन 10, 12, 1, 5 दिन 10, 11, ठीक है। और ये हो गया 3 5 15, 7.87, यानी ये हो गया आपका 24 प्लस 7.87। इन सबको ऐड कर देंगे तो 24 6 30, 30 1 31, 31.87, जो कि आपका अप्रोक्सीमेटली 32% जो है आपका आंसर हो जाएगा, इसे अगर सॉल्व कर लेंगे तो। क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज। शून्य बिंदु ऊर्जा मुख्य क्वांटम संख्या के पदों में है। तो शून्य बिंदु ऊर्जा या जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होता है? जीरो पॉइंट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कोई मैकेनिकल सिस्टम अपने आप में रख सकता है। मतलब कि जीरो पॉइंट एनर्जी और ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी दैट अ मैकेनिकल क्वांटम सिस्टम में हैव। यानी कि यह एक वह जीरो पॉइंट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट एनर्जी वह लोवेस्ट एनर्जी है जो कोई मैकेनिकल क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम रख सकता है। और शून्य बिंदु ऊर्जा जो अगर मुख्य क्वांटम संख्या के पदों में पूछा जाए तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी मुख्य क्वांटम संख्या के पदों में 1 होती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटालिक सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक्ट एज। द्रव अमोनिया में धात्विक सोडियम कार्य करता है। तो भैया द्रव अमोनिया में जैसे ही आप धात्विक सोडियम को रखते हो वो आयनिक कंडक्टर की तरह काम करने लगता है, मतलब आयनिक चालक की तरह, क्योंकि वो उसमें तुरंत टूटता है, द्रव अमोनिया को तोड़ता है और वहां से आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर होगा आयनिक चालक, आयनिक कंडक्टर की तरह काम करेगा। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखिएगा कि द्रव अमोनिया में जैसे ही आप सोडियम को घोलते हो वहाँ आयन प्रकट हो जाते हैं या आयन प्रोड्यूस होते हैं, इस वजह से वहां पर आयनिक कंडक्टर की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -328 किलो जूल पर मोल। द एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट वुड बी। हाइड्रोजन परमाणु के दूसरे बोहर ऑर्बिट की ऊर्जा -328 किलो जूल प्रति मोल है। चौथी कक्षा की ऊर्जा होगी। अच्छा, ऐसे केसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा होती है En, मतलब nth ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला है -RH ब्रैकेट में 1/n²। ठीक है, अब जब दूसरे ऑर्बिट की बात किया है यानी E2, तो E2 है -328 RH और 1/2², यही ना। इसका मतलब अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ ऑर्बिट की, तो -RH और 1/4² यही आएगा। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं -RH × 1/4 × 1/4। अब जरा सोचो,
ये एक्चुअली में है क्या, माइनस आर एच 1/4 ही तो है, यानी कि इतने की वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, इसका मान दे रखा है -328। तो भैया इस हिसाब से अगर हम चलें तो E4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -328, सॉरी -328 गुने 1/4, और ये आपका 4 8 32 और 4 दूना क्या 8, 82 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ओके, क्लियर है, एकदम आसान सा तरीका है। फार्मूला यूज करिए, एक बार 2 के लिए रख के उसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए, 4 में जाइए, 1/4 RH -1/4 जो है वो इसके बराबर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये वैल्यू रख के 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ X2 Y2 एंड XY3 are 60, 40 and 50 joule per Kelvin per mole respectively. For the reaction half X2 plus 3/2 Y2 gives XY3, delta H की वैल्यू दिया हुआ है -30 किलो जूल। To be at equilibrium the temperature should be, X2 Y2 तथा XY3 के बनने में मानक एंट्रोपी 60, 40 तथा 50 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल है। समीकरण हाफ X2 प्लस 3/2 Y2 गिव्स XY3, डेल्टा H इक्वल टू -30 किलो जूल साम्यावस्था में ताप होगा। ये क्वेश्चन है आज का होमवर्क, बट अब ये तो भाई नाइंसाफी होगी कि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, तो आधा मैं बताता हूं, आधा आप करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं। तो प्रोडक्ट का एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी, तो ये 50 हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर इसके बाद इसका एंट्रोपी X2 का कितना है भाई, X2 का है 60, ठीक है, X2 का है 60, और इसका कितना है, इसका है 40, है ना। हाँ, यहां से का 50 माइनस 30 हो गया, और 60 90, यहां से आया -40, ठीक है, -40 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है भाई। डेल्टा एस निकल गया। अब इक्विलिब्रियम के लिए आज हमने एक क्वेश्चन पहले ही बताया है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस।